जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम IIT JEE 2007 का पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया होगा। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें तो ठीक ठीक लेवल था, मतलब टफ भी नहीं था और इजी भी, बिल्कुल इजी भी नहीं था, मीडियम सा लेवल था आपके पास में। और कुछ जैसे पुराना पेपर है तो इसे कुछ कुछ सवाल नोट्स में भी आ जाते हैं, तो उस वजह से भी जो चीज़ टफ थी वो बता दी जाती है नोट्स में, तो उस वजह से भी आप एग्जैक्ट टफनेस आप उस टाइम पे आप खुद जज नहीं कर पाएंगे। तो आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में कैपेसिटर का RC सर्किट का सवाल है। क्या बोल रहा है आपको? बोला गया कि ए सर्किट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द स्विच इज एस ओपन, व्हेन द स्विच इज क्लोज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू y टू x कितना चार्ज आएगा वो उसने पूछा है। सबसे पहले देखिए ओपन था तो अब सर्किट बनाइए। ओपन में ऐसा सर्किट बनेगा, ऐसा बनेगा सर्किट। ये बैटरी आपने बनाई 9 वोल्ट की। ये रेजिस्टेंस कितनी है? 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये कुछ 3 माइक्रोफेराड है और ये कुछ 6 माइक्रोफेराड है। तो इनिशियली आप देखेंगे तो आप बोलेंगे ये दोनों कैपेसिटर आपके इसमें सीरीज में है और इनके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 9 है, तो इनका सीक्वेंट कितना बन गया? 2, क्योंकि सीरीज में है तो दैट इज 18, तो 2 बन गया। तो यहाँ पे 18 था इनिशियली, अगर आप देख रहे थे तो इस पे 18 कूलम था, प्लस 18 कूलम, इस पे माइनस 18 कूलम था और इस पे प्लस 18 कूलम था, लाइक दैट। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने बोला अब यहाँ पे स्विच है उसको क्लोज कर दिया। अब सेकंड सिचुएशन में जा रहा हूँ। फर्स्ट सिचुएशन रिजल्ट हमने ब्लू पेन से लिखे हैं। अब अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, अब क्लोज करने के बाद में क्या होगा? स्टेडी स्टेट आ गई तो इनसे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सर्किट ऐसे ही जाएगा। तो करंट आप इससे निकाल पाएंगे कितना? 1 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो 3 वोल्ट का आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप इस कैपेसिटर के अक्रॉस है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। हमें जब स्विच को बंद कर दिया तो अब ये पोटेंशियल इसके बराबर, ये पोटेंशियल इसके बराबर, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा आपके पास में? 6 वोल्ट का आएगा। तो इस पे चार्ज देखिए कितना, इस पे 9 आएगा, तो इस पे यहाँ प्लस 9 बचा, इस पे है -9, ठीक है। इस पे ये 6 आ गया आपके पास में, इस पे प्लस 36 बचा। अब देखिए इन दोनों प्लेट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन पे जो भी चार्ज आएगा वो यहीं से फ्लो कर सकता है, यही रास्ता है ना। इनिशियली इन दोनों पे नेट चार्ज 0 था, फाइनली जितना भी बना होगा तो जो भी चार्ज में चेंज आया तो वो चार्ज यहीं से फ्लो किया हुआ, और कहीं से भी इन दोनों प्लेट पे चार्ज आ सकता नहीं है। तो अगर आप क्यू इनिशियल देखिए उन दोनों प्लेट पे मिला के, किस पे? इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट पे, तो क्यू इनिशियल 0 था, इस पे -18, इस पे +18। क्यू फाइनल अगर आप देख रहे हैं तो क्यू फाइनल वाले केस के अंदर इस पे -9 है, इस पे +36 है, तो कितना हो गया बच्चों आपके पास में? 6 और 3 27 कूलम। तो 27 माइक्रो कूलम चार्ज फिर यहाँ से यहाँ पे फ्लो किया होगा। तो आप बोलेंगे सी आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब आइए अपने सेकंड प्रॉब्लम के अंदर चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है। इसे बोला गया ए लॉन्ग होलो कंडक्टिंग सेंटर इज केप्ट को एक्सियली इनसाइड अनदर लॉन्ग होलो सेंटर ऑफ लार्जर रेडियस। 2 सेंटर है, एक यहाँ पे छोटा सेंटर है और एक इससे बड़ी रेडियस का एक और सेंटर है, ठीक है। ये कुछ लार्ज है, मतलब बड़ा है। अब इसने क्या बोला गया, बहुत सारी इनिशियली इलेक्ट्रिकल यूनिट। सवाल पढ़ना ढंग से बहुत जरूरी है, सवाल थोड़ा ढंग से पढ़ा कीजिए ना। ये हम जो सीधी मिस्ट्री जितनी भी होती है वो सवाल से ढंग से ना पढ़ पाने की वजह से होती है। सबसे पहले ए में क्या बोला गया? द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द 2 सिलेंडर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू इनर सेंटर। पोटेंशियल डिफरेंस, तो अगर आप इनर सेंटर को चार्ज देंगे तो यहाँ पे कुछ EFI आएगा, हाँ पक्का आएगा EFI, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। इसके बाहर EFI आप 2k λ/r बोल सकते हैं, 2k λ/r सिलेंडर के बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस पे चार्ज होगा तो आएगा, तो ए ऑप्शन आपके पास सही होगा। तो सिंगल राइट से तो वहीं से आगे बढ़ सकते हैं, पर अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बी ऑप्शन में बोला गया ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अपीयर बिटवीन द सेंटर व्हेन चार्ज इज गिवन टू द आउटर। अगर आप बाहर वाले को देंगे तो बाहर चार्ज रहेगा, तो अंदर यहाँ पे जो EFI आएगा वो इस वाले सेंटर की वजह से आएगा, क्योंकि शेल है ये, तो बाहर अंदर इसकी वजह से अंदर अगर आप EFI देखेंगे सिर्फ अंदर वाले पे जब चार्ज होगा तभी आएगा। तो बाहर वाले को अगर आपने चार्ज दिया तो अंदर कोई EFI नहीं आएगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो बी गलत हो गया। सी बोला गया नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द 2 सेंटर व्हेन यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस सेंटर। अगर आपने यहाँ पे लाइन चार्ज को रखा, कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ प्लस लैम्डा रखा आपने, ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आप ऐसे गॉसियन सरफेस चूज करेंगे तो इसके अंदर क्यू इनसाइड आ गया ना, यहाँ पे क्यू इनसाइड तो आ गया ना, ये लैम्डा क्यू इनसाइड तो आ गया, तो यहाँ पे EFI आएगा। अगर आपने से लाइन चार्ज को रखा है तो इसकी वजह से यहाँ पे EFI आ जाएगा भाई, क्योंकि आप गॉसियन सरफेस चूज करें तो क्यू इनसाइड कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पे आएगा 2k λ/r EFI, 2k λ/r।
तो वो नो पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल आएगा बिकॉज EFI है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। डी ऑप्शन में बोला गया नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द बोथ सिलेंडर। आप सेम चार्ज डेंसिटी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिग्मा या माइनस सिग्मा पर, इसकी वजह से यहाँ पे EFI आएगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए था, वो है आपके पास में ऑप्शन ए। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको बोला गया कि कुछ यूरेनियम है आपके पास में, यूरेनियम 92 से लेके 236 में ब्रेक हो रहा है आपके पास में। सबसे पहले बोला इसमें जा रहा है इंडियम में 53 137 प्लस वाई कुछ 39 97 प्लस ट्वाइस न्यूट्रॉन हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे भाई किसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास आपका ज्यादा, तभी तो ये रिएक्शन आपके पास में हो रही है। ये सब रेडियो, ये आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो सबके सब डिके होंगे, अच्छी खासी एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेंगे। तो अगर आपके पास एनर्जी रिलीज होना है तो आप क्या बोलेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी, मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ए ऑप्शन में तो बोला है तो वो सही हो जाएगा। बी में अगर आप देखें तो बी में नहीं बोला, बी में बोला कि प्रोडक्ट की मास ज्यादा है, वो नहीं संभव है भाई। अगर रेडियो एक्टिव डीके एनर्जी रिलीज होगी तो रिएक्टेंट का मास ही ज्यादा होगा। सिमिलरली सी में कोई और रिएक्शन है, उसमें भी आप देखेंगे तो वो भी सही नहीं होगा। डी में बोला बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपके पास में ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर? अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, एक कॉनकेव मिरर है, आप यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना दीजिए ऐसे, और इसमें हम पोजीशन और इमेज वगैरह की बात इसके अंदर चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला पॉइंट फोकल आ गया, ये आपके पास में 2F है ना। अब इसने बोला कि इनिशियली जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। अगर आपके पास में इमेज को इन्वर्टेड रखना है तो ऑब्जेक्ट कहीं पे मान लो यहाँ से x दूरी पे रखा गया है, तो x शुड बी ग्रेटर देन f। आपको पता है कि भाई अगर इससे पीछे की तरफ इमेज होगा तभी आपके पास में इमेज इन्वर्टेड मिलेगी आपको। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी बात इसने अगर ये बोला कि भाई अगर आप जैसे इन्वर्टेड इमेज इनिशियली दिखाई दी, अब आप क्या करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इस तरफ से देखते हैं तो इमेज आपको लेफ्ट में, आप लेफ्ट साइड देखते हो तो इमेज आपको राइट साइड में दिखाई देती है, लेफ्ट से देखते हो इमेज राइट में दिखाई देती है। मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए आप, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट होता, ये इमेज ऐसे करके ऐसे बनती, ऐसे करके कुछ यहाँ पे 2F पे बन जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप टिल्ट होकर देखें, थोड़ा सा टिल्ट होकर देखेंगे तो ये वाली रे इस वाली लाइन पे थोड़ा थीटा एंगल बनाएगी। 3D में है तो आप थोड़ा देख नहीं सकते, आप ऐसे समझिए, पहले ये ऐसे जाएगी थी, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ये ऐसे जा रही है, यहाँ से देखें तो थोड़ी टिल्टेड जाएगी, ऐसे थोड़ी टिल्टेड जाएगी। अब ये बोल रहा है कि अगर थोड़ी टिल्टेड जाएगी तो यहाँ तक तो जैसे आपने अगर इधर आप टिल्ट हुए हैं, मैं इसको थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, आप इसको टॉप व्यू देखिए इसका ना, मैं टॉप व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे मिरर हुआ आपके पास में, तो ये वाली रे थी जाके नीचे आ रही थी, ये हमें ऊपर से देखें दिखेगी नहीं। अब सोचिए अगर आप थोड़ा यहाँ से देखेंगे, आप राइट साइड देखेंगे तो अब आपकी जो रे है वो ऐसी जाएगी, रे ऐसे जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके जब आएगी तो इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, इसके नीचे से होके ऐसे यहाँ पे ऐसे पहुंचेगी, ऐसे टकराएगी, नीचे से होके यहाँ पे ऐसे इस वाले लाइन पे आएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं थोड़ा सा इधर से देखूंगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी, थोड़ी सी एंगल पे देखिए, अभी जा रही है, इधर देखूंगा थोड़ा ऐसे जाएगी, तो ऐसी गई नीचे जाके फिर ऐसी आई। तो अगर आप 2F से इधर 2F से आगे वो इसी तरफ है, 2F से आगे जैसे मान लीजिए आपने इधर से देखा है, आपने लेफ्ट साइड से देखा, दिस इज राइट साइड से अगर आप देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड में रहेगा आपके पास में यहाँ तक। क्लियर? तो आप, और अगर आप इसके इधर चले जाएंगे तो ये फिर आपको इस तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अब इसे सवाल में बोला क्या, वो थोड़ा पढ़ते हैं। इसने बोला कि when the student shift his eye towards left, the image appear towards the right। भाई इसको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये जब देखे ऐसे इधर, जैसे यहाँ पे इधर से देखे तो इमेज इसको इस तरफ दिखाई देनी चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें ऐसे जाएगी तो यहाँ तक तो वैसी रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाना तो 2F के बियॉन्ड जाना है, तो इमेज जो आपके पास में होनी चाहिए वो 2F से पीछे बननी चाहिए। तो इमेज अगर 2F से पीछे बनानी है तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक होना चाहिए, F से लेके 2F के बीच में होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है, और वैसे अगर आपका एक्सपेरिमेंट किया हुआ हो तो आप ज्यादा बढ़िया से इसको समझ सकते हैं। नंबर 5 की बात करते हैं। इससे बोला लार्जेस्ट वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 122 नैनोमीटर, तो स्मॉलेस्ट इंफ्रारेड में कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पे एनर्जी जो होती है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये वाली -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और ये वाली -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है,
ऐसा जो सेटअप रहता है। तो ये वाली जो रेंज है ये अल्ट्रावायलेट में आती है, ये वाली अल्ट्रावायलेट में आती है, ये वाली विजिबल में आती है। बाल्मर का जो रहता है वो विजिबल ट्रांजिशन रहता है, इसमें इंफ्रारेड का रहता है। तो इसने क्या बोला कि जो अल्ट्रावायलेट का जो ट्रांजिशन था, जो लार्जेस्ट वेवलेंथ जो अल्ट्रावायलेट की जो पॉसिबल थी वो 122 नैनोमीटर है। तो अल्ट्रावायलेट की लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी ये वाली आएगी आपके पास में 10.2। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी यहाँ से, वो लैम्डा आपको गिवन है सवाल में, वो लैम्डा 122 नैनोमीटर। तो वो निकाल भी सकते हैं, वो इसने दे भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि आप यहाँ पे तो कुछ रेशियो एससी की वैल्यू वगैरह पुट करनी हो तो वो कैलकुलेशन सामने आएगी, उसने दिया। फिर इसने क्या पूछा कि इंफ्रारेड का स्मॉलेस्ट वेवलेंथ क्या है। इंफ्रारेड का स्मॉलेस्ट चाहिए मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो अगर आपको इंफ्रारेड का स्मॉलेस्ट चाहिए तो एनर्जी यूज करनी पड़ेगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप बोलेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा डैश। आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो ये बनेगा 10.2 डिवाइड बाई 1.5। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा डैश डिवाइड बाई लैम्डा, ये 1222 था आपके पास में। यहाँ पे साफ हो गया। तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 102 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 122 नैनोमीटर। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 823 नैनोमीटर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, वायर की लेंथ 100 मीटर है, एंड अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप। तो यहाँ पे हम ऐसे सेटअप रहता है आपके पास, सेटअप है कुछ, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे एक गैप में कनेक्ट की गई और दूसरे गैप में आपने कुछ रेजिस्टेंस R है, ये ग्रेटर देन 2 ओम आपने इसमें कनेक्ट किया। These resistors interchange, the balance point is shift by 20 सेंटीमीटर। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने यहाँ पे इसको गैल्वेनोमीटर लगाया। तो मान लीजिए पहले ये कुछ x पे था, ये बचेगा 100 माइनस x। आपने क्या लिखा 2/x इज इक्वल टू r डिवाइड बाय 100 माइनस x। ठीक, अब अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे, r को यहाँ पे ले आए, अगर आप ऐसा बना दें कि r यहाँ पे आ जाए 2 यहाँ पे आ जाए, तो ये शिफ्ट इस तरफ होगा। मेन ये चीज अच्छी है कि ये जानना है कि शिफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा बिकॉज ये रिश्ते ज्यादा है ना, इसको आप यहाँ पे देखेंगे ये लेंथ बढ़ेगी। फिर आप क्या लिखेंगे, आप 2 डिवाइड बाय x प्लस 20 सॉरी r डिवाइड बाय, और ये वाला फिर बच गया आपके पास में 2 डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितनी बची 80 माइनस x। तो यहां से आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, दोनों को डिवाइड सोल्व करते हैं। चलो इसको बेस्ट तरीका क्या है, तो सोल्व करके देखते हैं ऊपर से इक्वेशन क्या बन रही है। तो ये बन रहा है आपके पास में 200 माइनस 2x, 200 माइनस 2x इज इक्वल टू rx। ठीक, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये बन जाएगा 100r माइनस rx इज इक्वल टू 2x प्लस 40। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, हमें इस वाले x वाले टर्म को हम उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे बन गया 80r इज इक्वल टू 2x प्लस rx प्लस 40, और 2x प्लस rx हो गया 200, ये वाली वैल्यू 200 बन गया आपके पास में। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 240 डिवाइड बाई 80, तो 3 ओम आपके पास में रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो ए ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आपको बोला गया ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस अपॉन द एयर। यहाँ पे आपके पास में वाटर है नीचे और बाहर आपके पास में एयर है। तो ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द वाटर इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस अपॉन एयर। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा विच इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से कम है तो ऑब्वियसली फिर आपके पास में TIR नहीं होगा। तो एक है तो रिफ्लेक्टेड जाएगी, क्योंकि हम कभी भी 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता। और ये वाली कुछ ऐसे चली जाएगी, ये जो आपके पास में रिफ्लेक्टेड थी ये कुछ आपके पास में बीटा एंगल पे चली जाएगी। अब इसने क्या बोला, ओनली ए रिफ्लेक्टेड रे एंड नो रिफ्लेक्टेड रे। गलत बात है, अभी TIR नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्शन भी होगा,
बोला गया ओनली रिफ्रैक्टेड रे, नो रिफ्रैक्टेड रे कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी 100% रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। अगर आप रिफ्रैक्शन हो तो पक्का रिफ्लेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि जब आप बाल्टी में अपना मुंह देख कोइन को देखते हैं तो आपको कोइन भी दिखाई देगा। मान लो बकेट के नीचे कोई कोइन रखा हुआ है पानी के अंदर, तो कोइन भी दिखाई देगा, आपको अपनी शक्ल भी दिखाई देगी। कोइन दिखाई दे रिफ्रैक्शन की वजह से, अपनी शक्ल दिखाई दे रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर इसमें नेक्स्ट अगर आप देखें, द रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन देम विल बी, अगर आप देखें ये वाला एंगल आपके इसमें कितना का थीटा हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा से बड़ा होगा, तो ये वाला एंगल जो होगा इसको कुछ डेल्टा बोल देता हूँ, तो डेल्टा जो होगा वो 180 माइनस 2 थीटा से कम होगा, कम ही होगा, बिकॉज अगर ये थीटा होता तब ये 180 माइनस 2 थीटा होता, अभी इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली उससे कम होगा, तो आपके पास में सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। क्लियर। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, द टू पार्टिकल्स ऑफ मास m आर टाइड at ends of right string of length 2a, the whole system is kept in the frictionless surface with the string held tight and each mass एक distance वगैरह सब दिखा रखा है उसने। इसमें कुछ नहीं, इसने बोला कि ऐसा था, तो किसी इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे पहले जो डिस्टेंस इसकी a थी, अभी ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन गया, मान लीजिए ये स्ट्रिंग कुछ ऐसा बन गया, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको आप ऐसे खींच रहे हैं F से, तो यहाँ पे जो इस पे जो लग रहा है वो टेंशन लग रही है, इस पे यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इस पे यहाँ पे टेंशन, तो ये वाला एंगल बच्चों को थीटा बोल देता हूँ, तो थीटा होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर वो कितना है, t cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इज इक्वल टू m, ये एक्सीलरेशन होगा। अब t की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप बोलेंगे 2t cos थीटा दैट शुड बी इज इक्वल टू f, इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अगर हम देखें, बिकॉज इसका तो मास नहीं है ना, नेट फोर्स जो नेट टेंशन होना चाहिए वो इस फोर्स के बराबर होना चाहिए इस डायरेक्शन का, तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू f, तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, t की वैल्यू कितने की f बाय 2 cos थीटा, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो बन जाएगा f डिवाइड बाय 2 tan थीटा इज इक्वल टू m। अब इसने क्या बोला सवाल के अंदर, किसी x पोजीशन के ऊपर कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कुछ x हो गया आपके पास में, और ये कुछ आपके पास में a हो गया, और ये कितना लगेगा √a² माइनस x², ठीक है। तो अगर tan थीटा हम देखें तो tan थीटा कितना मिल गया आपको, tan थीटा बच्चों यहाँ पे आया, tan थीटा अगर हम देखें दिस इज x डिवाइड बाय √a² माइनस x², तो वैल्यू पुट कर देते हैं f बाय 2 x डिवाइड बाय √a² माइनस x² इज इक्वल टू m में, तो एक्सेशन की वैल्यू निकालनी थी, तो f बाय 2m x √a² माइनस x², ये a नॉट बोल देते हैं एक्सेशन, बिकॉज साइड लेंथ भी a है, तो उससे कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। तो ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है क्या, f डिवाइड बाय 2m x √a² माइनस x², तो b ऑप्शन आपके पास में मैच कर जा रहा है। ओके ठीक है, तो b ऑप्शन मैच कर जा रहा है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9 है, प्रॉब्लम नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में क्या बोला, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ए पॉजिटिवली चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर है, नेट चार्ज तो नहीं बदलेगा ना यार, बाहर आप चार्ज रखेंगे इस सरफेस पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, पर क्यू नेट तो जीरो ही रहेगा, क्यू नेट थोड़ी बदल जाएगा, टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो क्यू नेट पहले जीरो था तब भी जीरो रहेगा, तो डी ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही हलवा सवाल था, मतलब ये कंफ्यूज करना चाहते हैं लोगों को, ऐसे लगे चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज इंड्यूस नेट चार्ज थोड़ी बदलता है, सरफेस वगैरह पे चार्ज आ सकता है। फिर हम चलते हैं एसेशन रीजन के ऊपर। एसेशन रीजन में अगर हम बात करें, सबसे पहला स्टेटमेंट है, द फॉर्मूला कनेक्टिंग u, v एंड f फॉर स्फेरिकल मिरर ओनली वैलिड फॉर द मिरर हुज साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द रेडियस ऑफ इट। सही बात है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए है, तो पैरेक्सियल रेस बहुत क्लोज होनी चाहिए एक्सिस के, मतलब बहुत पैरेक्सियल, मतलब इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होना चाहिए, तो उसके लिए इसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है रो ऑफ रिफ्लेक्शन इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन मिरर बट नॉट फॉर लार्जर स्फेरिकल मिरर। ये बात गलत है यार, जो आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो हमेशा वैलिड है, आई इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, ये हमेशा वैलिड है। तो आपके पास में सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, इस वजह से आप बोलेंगे कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की। इसने बोला इफ द एक्सीडेड पोटेंशियल इन एक्सरे ट्यूब इज इंक्रीज, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करें द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डू नॉट चेंज। ये बात सही है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो वेवलेंथ आता है वो किस पे डिपेंड करता है, 13.6
z माइनस बी का होल स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1m का स्क्वायर, ऐसे इस पे डिपेंड करता है। तो z पे डिपेंड करता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है कि जो कट ऑफ वेवलेंथ, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है दोनों टर्मिनल्स के, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं टर्मिनल्स के अक्रॉस, उससे आपके पास में जो कट ऑफ वेवलेंथ जो रहता है, जो मिनिमम वेवलेंथ जो कंटिन्यूस एक्सरे में आता है, वो वैरी करता है। जैसे ये वाला जो रहता है ना आपके पास में, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कुछ पिक्स बनती है, तो ये जो वेवलेंथ है कट ऑफ वेवलेंथ, ये किसके बराबर आता है? SC डिवाइड बाय आपके पास में E मल्टीप्लाई डेल्टा V। ठीक, तो वो डिपेंड करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वाला है वो डिपेंड नहीं करता। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड में बोलते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक टू ए टारगेट इन एक्सरे ट्यूब पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे एनर्जी। ये बात भी सही है भाई, जब कोई एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन चला, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी उससे एक्सरे मिलेगा। तो पहला दोनों स्टेटमेंट दोनों सही है, पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो देना चाहिए स्टेटमेंट 1 का, वो ये होना चाहिए कि भाई वो जेड पे डिपेंड करता है, वो उससे नहीं बोला। तो अब बोलेंगे स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है, पर वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 में देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम 12 में बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी v. It stopped due to friction between the block and the surface after moving a certain distance. ठीक है जी। Surface is now tilted to an angle 30 degree with horizontal and same block is made to go on the surface with the same initial velocity. The decrease in mechanical energy in second situation is smaller than। हाँ भाई ठीक है भाई, अगर आप इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर आप लेके आएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी बिकॉज नॉर्मल की वजह से, तो ये वाली बात सही बैठती है। स्टेटमेंट 2 में अगर देखें द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, ये गलत बात है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 थोड़ा सा पजलिंग सा लग रहा था, तो आप स्टेटमेंट 2 पे चले गए, स्टेटमेंट 2 तो गलती हो गया आपके पास में, तो अब स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो सी ऑप्शन सीधा क्लिक कर जाएगा। उसको बोलना चाहिए था पहले स्टेटमेंट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ एरर टाइप का है, उसमें बोलना चाहिए था डिक्रीज इन द मैकेनिकल एनर्जी इन सेकंड सिचुएशन, या फिर डिस्टेंस कोई बराबर डिस्टेंस, अच्छा सर्टेन दोनों में लिख दिया सर्टेन डिस्टेंस, अच्छा ऊपर सर्टेन डिस्टेंस लिख दिया, तो वो बात ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप एक्स डिस्टेंस चलेंगे तो जो एनर्जी का लॉस होगा दैट इज म्यू mg x होगा, और यही अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पे चलेंगे एक्स डिस्टेंस तो जो लॉस आएगा एनर्जी का दैट इज म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई x। क्लियर? तो मुझे वो सर्टेन वाला वर्ड में पढ़ नहीं पाया, तब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा इसमें। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बोला गया इन द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज द रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड बिफोर कोलिजन। सही बात है यार भाई, आपके पास में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, क्योंकि अगर आप इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन के लिए जो ई होता है वो 1 होता है, वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दोनों बराबर होनी चाहिए। सही बात, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि लीनियर मोमेंटम खत्म होता है, ये भी सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ई उसकी प्रॉपर्टी होती है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक अपने आप में अलग चीज है, वो आपके पास में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से अलग है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बात तो दोनों ही सही है, पर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल से आंसर बी इज करेक्ट। ओके, बच्चों नेक्स्ट आपके पास से पैराग्राफ है, इसमें 3 सवाल हैं 14, 15, 16। इसमें सवाल में क्या बोला गया है? ए फिक्स्ड थर्मली कंडक्टिंग सेंटर, थर्मली कंडक्टिंग में टेम्परेचर नहीं बदलेगा, इसकी रेडियस कुछ r है और लेंथ कुछ l नोट है। द सिलेंडर इज ओपन एट इट्स बॉटम एंड हैज ए स्मॉल होल एट टॉप, और a piston of mass m length l from the top surface shown in the figure that atmospheric pressure is P naught। the piston ऐसा कुछ है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे पिस्टन है, यहाँ पे सेंटर है, इसको ये वाला पार्ट ओपन है, इसमें से कुछ पिस्टन लगा रखा है आपने, और ये सेंटर की लेंथ पूरी कुछ l नोट है, और इनिशियली यहाँ पे कुछ l हाइट पे है, ऐसे बोला। सबसे पहले में क्या बोला? पिस्टन इज नाउ पुल्ड स्लोली हेड एट डिस्टेंस 2l, ये l पे था तो अब इसको 2l पे ले रहे। द प्रेशर इन द सिलेंडर बिटवीन द टॉप एंड इट्स बिटवीन टॉप एंड पिस्टन विल बी, यहाँ पे इसके बीच प्रेशर कितना है, यहाँ प्रेशर कितना, तो अगर ये ओपन है तो प्रेशर P0 ही रहेगा, तो बदलेगा ही नहीं। अगर ओपन है तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, तो P0 ही रहेगा। तो 14 तो बहुत ही घटिया सवाल होगा, ये आंसर आपसे टिक कर देंगे, बिकॉज ओपन है यार, आप पूछे करते रहिए ओपन है तो ये आ जाएगी P0 प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 प्रॉब्लम में चलते हैं।
15 में क्या बोल रहा है कि while the piston is at a distance 12 from the bottom, ओके 12 from top, ओके यहाँ पे 12 था और इसको फिर सील कर दिया, ठीक है। द पिस्टन इज देन रिलीज टू व्हाट पोजीशन इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अगर आप इसका इक्विलिब्रियम बनाएंगे इस पिस्टन का, तो ये कुछ नीचे आके इक्विलिब्रियम पे जाएगा, मान लीजिए यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस और नीचे आएगा, तब जाके इसको इक्विलिब्रियम मिलेगा यहाँ पे। तो इसके नीचे आने से प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कुछ फोर्स अगर है P मल्टीप्लाई एरिया पाई आर स्क्वायर, ये गैस जो इसके अंदर एयर था वो फोर्स लगा रहा है, एक इसमें नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रहा होगा, और एक ऊपर की तरफ यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P नॉट प्रेशर है, यहाँ पे तो एयर है, दैट इज P नॉट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये बैलेंस आउट हो जाना चाहिए। तो आपने इक्वेशन लिखी, दैट इज P नॉट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, दैट शुड बी इज इक्वल टू P पाई आर स्क्वायर प्लस mg। अब हमें P निकालना है, तो P कैसे निकाल सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो इनिशियली प्रेशर था P नॉट और वॉल्यूम था आपके पास में पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 12, इनिशियली ये था। फाइनल अगर आप देखें तो P और वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स, इसने इसको यहाँ पे उड़ा दिया। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, P नॉट 2 P नॉट L डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स, ये प्रेशर आ गया। ये प्रेशर उठा के यहाँ पे पुट करिए इस इक्वेशन में, जो जवाब मिलेगा देखिए, तो लिखा P नॉट पाई आर स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इन दिस केस द डिस्टेंस ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप विल बी। तो हमें ये वाली डिस्टेंस है ना, वो इसको हम y लिख देते हैं, ये डिस्टेंस तो है फ्रॉम टॉप, इसको y बोल दीजिए। तो ये तो निकालना है हमें, ये पूछा है ना, इन दिस कंडीशन डिस्टेंस ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप, तो इसको y बोल दीजिए। तो आपने लिखा P नॉट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह लिख दीजिए 2 P नॉट L डिवाइड बाई y मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर प्लस mg। हमें y निकालना है तो उसको उधर लेके चलेंगे, तो ये बन गया P नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस mg इज इक्वल टू 2 P नॉट L पाई आर स्क्वायर बाई y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी दोस्त, 2 P नॉट L पाई आर स्क्वायर P नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस mg, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ऐसा कुछ है क्या, देखिए P नॉट पाई आर स्क्वायर, ऊपर P नॉट पाई आर स्क्वायर के टर्म रखने हैं। तो पहली बात तो B और C तो मैच नहीं करेगा, इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन में नेगेटिव आ रहा है, तो D ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखते हैं एग्जैक्टली मैच करेंगे। P नॉट ऊपर सबसे ऊपर लिखा P नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 12 को कॉमन निकाल रखा है, ठीक है, डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर P नॉट माइनस mg। हाँ, तो आपके इसमें D ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है। समझ में आ गई बात, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट हम 16 प्रॉब्लम की बात करते हैं। 16 में बोला है पिस्टन को पूरा निकाल दिया, पिस्टन को पूरा निकाल दिया और अब इसको पानी के अंदर डाला, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जा रहा है। पानी ऐसे, पानी ऊपर तक नहीं चढ़ा, कुछ यहीं तक चढ़ा, h हाइट तक चढ़ा। तो h हाइट कितनी है, तो एक्चुअली क्या इसका भी कुछ प्रेशर होगा ना, यहाँ पे एयर है, उसका भी कुछ प्रेशर हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रेशर है वो इस वाले के बराबर हो जाए आपके पास में। तो ये पूरा था L नॉट, जिस कंप्लीट लेंथ इज L नॉट। तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कुछ P है, तो लिक्विड का कितना बोलते हैं, रो जी L नॉट माइनस एच प्लस P नॉट। एयर का P नॉट था, P नॉट प्लस रो जी एच लेंगे ना, तो ये वाली हाइट कितनी बच गई। तो पानी का प्रेशर यहाँ पे जो है वही यहाँ पे इस गैस मतलब एयर का होगा। अब हमें इस P की वैल्यू निकालनी है। P की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो P1 V1 P2 V2। तो इनिशियल प्रेशर था P नॉट पाई आर स्क्वायर 2 V नॉट, सॉरी L नॉट, ये इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम कितना है आपके पास में, पाई आर स्क्वायर, लेंथ कितनी बची, लेंथ बची L नॉट माइनस एच। पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को उड़ा दिया, तो P की वैल्यू होगी P नॉट L नॉट डिवाइड बाय L नॉट माइनस एच। क्लियर। अब आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए P की जगह, दैट इज P नॉट L नॉट डिवाइड बाय L नॉट माइनस एच इज इक्वल टू रो जी L नॉट माइनस एच प्लस P नॉट। सोल्व करिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा P नॉट L नॉट रो जी L नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस P नॉट L नॉट माइनस एच। अब देखते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। रो जी L नॉट माइनस एच का होल स्क्वायर सब में ठीक है, फिर P नॉट L नॉट माइनस एच है, ये ठीक है, और माइनस L नॉट, सी ऑप्शन आपके पास से मैच कर जा रहा है इसी इक्वेशन को सही करते हुए। ठीक है, तो सवाल टफ नहीं था, बहुत मीडियम से लेवल का था, आप कर सकते थे इसको। ओके बच्चों।
नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 है। ये अगेन पैराग्राफ के सवाल हैं। इसमें क्या बोला, दो डिस्क है आपके पास में। यहाँ पे ये कुछ डिस्क ए है और ये वाला डिस्क ऐसे कुछ बी है। ठीक है, जगह गिवन है, दोनों सेम वर्टिकल एक्सिस पे रखी हुई है। हमने इसको वैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, एक बंदी इसके ऊपर बना हुआ है ऐसे। ठीक, ये ए है, ये वाली बी है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ आई है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ 2 आई है। अब जो डिस्क ए को जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, डिस्क ए इज इंपॉर्टेंट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा, जो इसकी जो ओमेगा है वो 2 ओमेगा है और ये एक स्प्रिंग से मिलती है। तो आपने क्या लिखा, हाफ के x1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई 4 ओमेगा स्क्वायर। ये इसने बोला स्प्रिंग से इसको एनर्जी दी है। द डिस्क B is imparted angular velocity omega by the spring having the same spring constant, both running same direction। तो इसकी कुछ ओमेगा है, तो ये मान लीजिए कुछ हाफ के x2 स्क्वायर से मिली है, दैट इज हाफ 2y ओमेगा स्क्वायर। और सबसे पहले मैं तो बोला x1 by x2 निकालो, दोनों को डिवाइड मार दो। दोनों को डिवाइड मार दो, आप करेंगे x1 by x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2, तो ये बन गया 2। तो x1 by x2 कितना आ रहा है आपके पास में, √2। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसने बोला कि अगर डिस्क बी को ए कांटेक्ट में लेके आए तो एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी रहती है इन टाइम टी में, तो उस टाइम में एवरेज टॉर्क कितना लग रहा होगा। तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहते हैं 2i ओमेगा प्लस 2i ओमेगा। सही, इसका भी एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा, इसका भी i ओमेगा, जितना ही बना इज इक्वल टू फाइनल, दोनों एक साथ रोटेट करेगा तो ओमेगा डैश। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो आई साफ होगा, तो ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है, 4 ओमेगा बाई 3। ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है, 4 ओमेगा बाई 3। अब भी कितना टाइम में ऐसा होगा, वो टाउ टॉर्क पूछा, तो मान लीजिए इस पे कुछ टाउ टॉर्क लग रहा था, इस पे कुछ टाउ टॉर्क लग रहा था। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा थी, तो आप कहेंगे ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कितना है, 4 ओमेगा बाई 3। ओमेगा इनिशियल कितना है, कुछ ओमेगा था, और अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, टाउ डिवाइड बाई 2i और मल्टीप्लाई टी। तो हमें ये टाउ तो निकालना है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें टाउ कितना आ जाएगा, तो दिस इज बिकम ओमेगा बाई 3, यहाँ पे 2i चला गया, यहाँ पे t चला गया, तो इतना टॉर्क आ गया 2i ओमेगा डिवाइड बाई 3t। क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, ये आपके पास में 18 था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। तो इनिशियल पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ 2i स्क्वायर। पहले इनिशियल एनर्जी कितनी थी, यू इनिशियल अगर आप देखेंगे तो हाफ 2i ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई मल्टीप्लाई 4 ओमेगा स्क्वायर। तो कितना बन गया भैया, इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको, दिस 3i ओमेगा स्क्वायर। ये इनिशियल थी। फाइनल अगर आप देखने जाएंगे तो हाफ आई कितना बन जाएगा, दोनों का मिला के अगर आप देखिए तो 3i हो जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 इज 16 ओमेगा स्क्वायर बाई 9। तो इसने इसको उड़ा दिया, यहाँ पे 8 आ गया, तो ये बन गया 8i ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो जो लॉस हुआ वो फाइनल माइनस इनिशियल 3 माइनस 8/3 i ओमेगा स्क्वायर, दिस बिकम i ओमेगा स्क्वायर बाई 9, सॉरी i ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो बी ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपल था सवाल, जहाँ दिक्कत नहीं थी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 20, ये मैच द प्रॉब्लम है और ये डायमेंशन का सवाल है। आपको बोला गया कि जी एम और एम एस, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी। तो यार आपको पता है कि ये होगा फोर्स मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। जीएमएम बाई आर स्क्वायर होता तो फोर्स होता, तो इसके बराबर आएगी यूनिट। अब आप देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इससे पहले में लिखा हुआ है आपके पास में क्यू और वी, वोल्ट और पुल अप, तो ये फोर्स हो गया, फोर्स में मीटर मल्टीप्लाई किया हुआ है इसमें, नहीं क्यू डेल्टा वी, सॉरी क्यू डेल्टा वी एनर्जी होगी आपके पास में। यहाँ पे ये है ना, क्यू है, डेल्टा वी है और मीटर है। ठीक, तो क्यू डेल्टा वी क्या हो गया, एनर्जी होगी। तो एनर्जी की यूनिट वर्क यूनिट के बराबर है, तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, ये एनर्जी
मल्टीप्लाई मीटर है तो आप इसको फोर्स मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। जिसकी इसकी डायमेंशन तो मैच कर रही है, तो पी के साथ में तो मैच हो रहा है, तो ए का पी हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें क्यू वाले ऑप्शन में चलते हैं, तो इसने बोला 1 किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड। तो अगर आप देखें तो ये मास मल्टीप्लाई लेंथ का क्यूब है और डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर है, टाइम का स्क्वायर है। तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन गया मीटर, अगर आप इसमें से स्क्वायर ले लें, यहाँ पे लेंथ को अलग कर दें तो ये तो बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया, ये तो बन गया v स्क्वायर, ठीक है। और ये मास हो गया, तो एनर्जी मल्टीप्लाई लेंथ है, ये एनर्जी मल्टीप्लाई लेंथ है। तो एनर्जी मल्टीप्लाई लेंथ है मतलब इसको एनर्जी को फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर कर सकता हूँ, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर, दिस विल बिकम फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ का स्क्वायर। तो ये मैच कर रहा है, तो क्यू भी मैच कर जा रहा है इसका। फिर हम आर में चलते हैं, तो ये लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है आपके पास में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वो तो मैच नहीं करेगा उससे पी के साथ में, तो सॉरी ए के साथ में। ये लिखा हुआ फेराड वोल्ट, और इसको देखते हैं थोड़ा। फेराड तो कैपेसिटेंस हो गया ना आपके पास में, सी वी स्क्वायर बन गया, ये सी वी स्क्वायर है फेराड में कैपेसिटेंस, सी वी स्क्वायर और मल्टीप्लाई आपके पास में डिवाइड बाय मास है, कुछ एम मास लिख दिया, तो ये क्या हो गया एनर्जी डिवाइड बाय मास, तो ये भी इससे मैच नहीं करेगा। तो इस वाले का अगर आप ए का देखें तो 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, पी एंड क्यू। फिर हम चलते हैं बी के अंदर, बी में बोल दिया 3RT/m, तो मुझे पता है कि इंटरनल एनर्जी होती है NFRT/2, NFRT/2 होती थी आपके पास में। तो यहाँ पे n तो नंबर ऑफ मोल फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम था, तो ये क्या है आपके पास, ये एनर्जी बाय मास है, ये क्या है एनर्जी बाय मास। एनर्जी बाय मास मतलब, तो इसको आप एनर्जी बाय मास एक तो एस से मैच करके, ये भी एनर्जी बाय मास है, देखिए ये भी एनर्जी बाय मास है, तो आपके पास में इसके 2 ऑप्शन मैच कर देंगे आर एंड एस। फिर अगर आप सी में चलें, सी में बोल दिया आपको एफ स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू बी स्क्वायर, तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, तो ये क्या लिखा हुआ, ये वी स्क्वायर है आपके पास में, ये वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो अगेन इसका आर एंड एस हो जाएगा आपके पास। फिर अगर आप डी ऑप्शन की बात करें, जी एम एम बाई आर ई, जी एम बाई आर ई, तो ये भी आपके पास में एनर्जी बाय मास है, क्योंकि अगर आप इसमें m मल्टीप्लाई करोगे एनर्जी, तो एनर्जी बाय मास है, तो अगेन इसमें r और s ऑप्शन आपका मैच कर जाए। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आपको क्लिक कर जाए बहुत बढ़िया है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 अगेन मैथ्स का नंबर बहुत ही सिंपल है। इस तरह से पहले भी बोला ए ऑप्शन है ट्रांजिशन बिटवीन द 2 एटॉमिक एनर्जी लेवल। तो अगर आपका ट्रांजिशन होना है तो ट्रांजिशन करना है कुछ ना, ट्रांजिशन किस किस में हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में हो सकता है, हाँ, तो पी मैच कर गया ए में, पी मैच कर गया। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ट्रांजिशन वगैरह नहीं होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हो सकता है, बीटा डीके में नहीं होगा, तो ए का तो पी आर हो गया। बी की अगर हम बात करें तो आपको बोला गया कि मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, एटम से नहीं, पूरे मटेरियल से निकालने की बात हुई है उसके अंदर। तो किस किस में होता है इलेक्ट्रॉन, अगर आप देखेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो ये क्यू मैच कर गया, और बीटा डीके में भी आपके पास में पॉजिट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, 2 ऑप्शन मैच कर देंगे क्यू एंड एस। फिर अगर हम सी वाले में चलें, मोजले लो किस में आता है, मोजले लो एक्सरे के अंदर आता है, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए वो हो जाएगा, पी हो जाएगा उसका। फिर अगर आप डी की बात करें तो इसे बोला गया था चेंज ऑफ फोटोन एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन से इलेक्ट्रॉन में एनर्जी देना, ये कब होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है, तो इसका क्यू मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये 21 था आपके पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पहले ये छाप लीजिए, नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। लास्ट सवाल है इस वाले पेपर का, क्वेश्चन नंबर 22 और मैथ्स का प्रॉब्लम है। इसे बोला गया ए चार्ज पार्टिकल इज कनेक्टेड, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस गिवन है, ए चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ द वायर। यहाँ पे ऐसे आपने वायर से कुछ ज्वाइन कर दिया, तो उसके वायर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी थोड़ी बहुत, तो इससे क्या बोला, कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द वायर नहीं करेगा, थर्मल एनर्जी जनरेटेड इन द वायर, ये बस सही है, तो क्यू मैच कर देगा एक। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर, नहीं, वो बदलता रहेगा आपके पास में। द चार्ज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड्स ऑफ द वायर, नहीं, ये चलता रहता है, क्यू इसमें सही हो गया, ये हो गया।
बी को अगर हम देखें, वायर इज मूव्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे वायर है, इसको ऐसे मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो करंट कांस्टेंट करंट नहीं फ्लो करेगा, थर्मल एनर्जी आपके पास जनरेट नहीं होगी, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। हाँ, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वीपीएल बन जाएगा आपके पास में, तो आर सही हो गया एक तो इसका। चार्ज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अपीयर एट द एंड ऑफ द वायर, ये बस ये भी ऊपर वाले पे अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तो ये आर एस बन गया। सी वाले में देखें, वायर इज प्लेस्ड इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द लेंथ ऑफ वायर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इससे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा आपके पास में। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पे इसका नेट ईएमएफ आपके पास में जीरो हो जाएगा, इसके अंदर ई नेट अगर आप देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज कंडक्टर बन गया ना फिर आपके पास में, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ सेटअप बन जाएगा, तो ई नेट जीरो है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, सिर्फ चार्ज एक्यूमुलेट होगा, तो एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें। ऐसे कुछ कुछ जगह पे आर एस लिखा होगा, आर सही नहीं होगा, एस होगा सिर्फ। फिर अगर आप डी ऑप्शन की बात करें तो आपको बोला गया बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ इज कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ द वायर। अगर आपने बैटरी जनरेट कर लगा दी कहीं पे एक वायर के अक्रॉस, कुछ रेजिस्टेंस होगी वैसे इसको ऐसे बना दी, तो करंट फ्लो करेगा, एक कांस्टेंट करंट फ्लो, हाँ सही बात है। थर्मल एनर्जी जनरेट होगी, हाँ होगी। पोटेंशियल डिफरेंस वायर में होगा, हाँ होगा। तो ये तीन चीज़ें आपके पास में हो जाएगी, तो तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, पी क्यू एंड आर। क्लियर? तो बच्चों इस सब में ये पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। पेपर ठीक ठाक ही था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।